हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने अध्याय 10 पढ़ा था जो वृत्त के बारे में था। तो वृत्त क्या होता है वहां पे हमने पढ़ा था। और वृत्त जो बिंदुओं से मिलकर बना होता है वहां से कैसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं आप। स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों के बारे में भी हमने सीखा था कि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से आप कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के अंदर अगर कोई रेखा है तो क्या बिंदु है तो क्या स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, या वृत्त के बाहर वृत्त के ऊपर कोई बिंदु है तो वहां से कैसे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वो हमने उस अध्याय में सीखा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो जरूर देखें। और आज जो हमने नया टॉपिक शुरू करना है वो है आपके पास अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कोई भी समस्या आने पर कमेंट जरूर करें। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वृत्त क्या होता है। तो वृत्त एक द्विविमीय आकृति है जो समतल क्षेत्र पर बिंदुओं का एक समूह होता है। तो जो केंद्र से एक फिक्स दूरी पर होता है, तो आपको पता है कि फिक्स दूरी पर होता है तो उसको उस दूरी को क्या बोलते हैं। और ये जो जहां पे मैंने बिंदु दर्शाए ये आपके पास ये परिधि है। ये आपके पास परिधि है। तो परिधि क्या होती है? एक चक्कर में किसी वस्तु द्वारा तय दूरी। मान लो कोई वस्तु गोल गोल घूम रही है आपके पास, तो एक संपूर्ण चक्कर में वो कितनी दूरी तय करती है वो क्या कहलाती है? उसकी परिधि कहलाती है। तो चलो हम बात करेंगे हम थोड़ी सी और आगे कि जैसे यहाँ पे ये बिंदु है बीच में, ये इसको केंद्र बोलते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पता है ये केंद्र है। अभी और ये वाली परिधि होगी जहां पे ये डॉट डॉट बिंदु लगा रखे मैंने, ये आपके पास क्या है? परिधि है। तो केंद्र से परिधि तक की दूरी, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको बोलते हैं हम त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? हम त्रिज्या बोलते हैं। और त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेडियस। इसी तरह आपके पास अगर एक कोई रेखा में एक परिधि से दूसरे परिधि के छोर तक खींच लूं और वो केंद्र से गुजर रही है तो उसको क्या बोलेंगे आप? उसको बोलेंगे आप व्यास। यानी कि जो व्यास होता है वो केंद्र का वो आपके पास त्रिज्या का 2 गुना होता है। मतलब ओ बी भी त्रिज्या और ओ ए भी त्रिज्या है। तो ये क्या हुआ आपके पास? व्यास हुआ। और व्यास क्या होता है आपके पास? 2 गुना होता है किसका? त्रिज्या का। यानी कि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है आपके पास? व्यास होता है। तो अगर आपको व्यास दिया है तो त्रिज्या कैसे निकालोगे आप? तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे? त्रिज्या होगी आपके पास व्यास बटा 2। व्यास को आधा करेंगे तो आपके पास त्रिज्या आ गई। फॉर एग्जाम्पल आपके पास व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी आपके पास? 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर आएगी। तो अब एक चीज और है यहाँ पे, मैं यहाँ से यहाँ को खींच लेता हूँ। ये मतलब परिधि को 2 जगह स्पर्श कर रहा है परंतु ये रेखाखंड जो है वो केंद्र से नहीं गुजर रहा है। तो जो तो केंद्र से गुजरेगा उसको व्यास बोलेंगे और वृत्त की परिधि को 2 जगह स्पर्श करेगा। परंतु जो ये वाला ए बी है इसको अगर आप ध्यान से देखते हो, ये भी परिधि को 2 जगह टच कर रहा है, 2 जगह स्पर्श कर रहा है परंतु ये केंद्र से नहीं जा रहा है। तो इसको नाम दिया गया जीवा। इसको नाम दिया गया जीवा। तो जीवा क्या होती है? आपको आपके पास जो परिधि को 2 जगह स्पर्श करे, तो देखो ये भी तो आपके पास जीवा होगी, ये वाली भी जीवा होगी, ये भी जीवा होगी। तो कितनी जीवाएं हो सकती है एक वृत्त में? तो एक वृत्त में आपके पास अनगिनत जीवाएं हो सकती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि जो ये बीच में केंद्र से गुजर रहा है इसको तो मैंने आपको बोला था कि ये व्यास होता है। तो व्यास जो है वो आपके पास वो भी एक जीवा है। यानी कि व्यास भी आपके पास एक जीवा है। तो जो वृत्त में सबसे बड़ी जीवा होती है वो आपके पास व्यास होती है। अब आपने यहाँ देखा कि ये वाला जो सीडी जो जीवा ली थी मैंने, और मैं नीचे की ओर आ रहा हूँ, केंद्र की तरफ आ रहा हूँ। तो मैं जैसे जैसे केंद्र की तरफ आ रहा था तो वैसे वैसे आपने देखा कि जीवा की लंबाई जो है वो भी बढ़ती जा रही थी आपके पास। तो जीवा की लंबाई अधिकतम कहाँ पे होती है? केंद्र पे होती है और जिसको नाम दिया गया व्यास।
तो आप जैसे जैसे केंद्र की तरफ आएंगे जीवा की लंबाई बढ़ती जाती है, और जैसे जैसे केंद्र से दूर भागेंगे वैसे वैसे आपके पास जीवा की लंबाई घटती जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा। ये रिकैप था आपके पास, जो पिछली क्लासों में सीखा था, ये आपने 9th क्लास में भी सीखा है, 8th क्लास में भी सीखा है, उसको मैं रिकैप करवा रहा हूँ आपको। तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ रहा होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब है आपके पास सकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल। तो सकेंद्रीय क्या होता है आपके पास? सकेंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र हो जिसमें, उसको क्या बोला जाता है? सकेंद्रीय। तो आपने पिछली क्लास में सीखा था कि जो आपके पास वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है आपके पास? त्रिज्या है। और जो दूसरा है आपके पास वो है वृत्त की परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर में तय दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय दूरी। माना यहां से बी से लेकर दोबारा एक पूरा चक्कर जब काटेगी तो कितनी दूरी तय करी किसी वस्तु ने, तो परिधि है, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। अगर आपको ये नहीं आता है तो, और कुछ भी डाउट है इसमें, तो मुझे कमेंट करें, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट्स के लिए। तो चलो, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास? पाई आर स्क्वायर होता है। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास? ये है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आर कैपिटल लिख लो, पाई आर स्क्वायर। और छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास? छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ये आएगा आपके पास, ये आएगा पाई आर स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। तो आपने इस वाले भाग का निकालना, ये वाला भाग जो है ये, यानी कि जो ये छायांकित कर दिया मैंने, इसका क्षेत्रफल आपने फाइंड आउट करना है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? बड़े में से आप छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा दोगे तो आपके पास क्या आएगा? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और ये होगा आपके पास बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे पाई कॉमन है, अंदर बचेगा आपके पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट जो रहेंगे वो वर्ग मात्रक रहेंगे आपके पास, यानी कि जो यूनिट है उसका क्या रहेगा आपके पास? वर्ग आएगा, क्योंकि क्षेत्रफल में हम यूनिट का स्क्वायर लिखते हैं। तो ये फॉर्मूले आपने अच्छे से अपनी नोटबुक पे लिख लेने, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं ये छोटी क्लास का कंसेप्ट और ये पूछा नहीं जाएगा। तो एमसीक्यू में, एचपी बोर्ड में कई बार ये पूछे जाते हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है, अपनी कॉपी पे लिख के रखने और अच्छे से रिवाइज करना है। तो चलो मूव करते हैं हम थोड़ा सा और आगे, थोड़े से अपने और कंसेप्ट को बूस्ट करते हैं। अब है आपके पास वृत्त का त्रिज्याखंड। अब ये त्रिज्याखंड क्या चीज है? तो त्रिज्याखंड क्या होता है आपके पास? त्रिज्याखंड होता है आपके पास चाप, और क्या होता है आपके पास? चाप व त्रिज्याओं के चाप व त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र, के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है आपके पास? त्रिज्याखंड कहलाता है। यानी कि इन दो त्रिज्याओं के बीच, और चाप ये ले लो आप, इसको नाम दे दो ए बी और इसको नाम दे दो ओ यहाँ पे। तो ओ ए बी जो इसने क्षेत्र कवर करा है उसको क्या बोलेंगे आप? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आपने यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे दो चाप है, एक तो ए बी चाप है, यहाँ पे पी लिख लो। तो ए पी बी चाप है आपके पास। तो ये ए पी बी चाप और ये दो त्रिज्याओं के बीच का जो क्षेत्र है वो आपके पास त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो ये आपके पास लघु चाप है। कौन सी चाप है ये? तो ये लघु चाप है, ये वाली लघु चाप है ए बी। तो लघु चाप है ये आपके पास। तो लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है आपके पास? लघु त्रिज्याखंड। क्या बोलेंगे इसको? लघु त्रिज्याखंड। और इसको क्या बोलेंगे? ये वाली तो बड़ी चाप है आपके पास, ए के, यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, ए के बी, ये बड़ी चाप है, और ये भी तो क्षेत्रफल है यहाँ पे ये वाला। तो ये आपके पास है दीर्घ चाप, ये आपके पास दीर्घ चाप है।
और ये आपके पास जो ये वाला क्षेत्रफल होगा इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड। दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि दीर्घ चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है आपके पास, दीर्घ त्रिज्याखंड। और लघु चाप और त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्रफल क्या कहलाता है आपके पास, लघु त्रिज्याखंड। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। पहले हम बात करेंगे लघु लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल की। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे आप। अब कौन से यहाँ पे थीटा, लघु त्रिज्याखंड में थीटा कितना है आपके पास, ये वाला है थीटा, तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। अगर हम बात करें दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ त्रिज्याखंड में पहले आपको कोण पता करना पड़ेगा कि ये वाला कोण कितने डिग्री का है आपके पास, ये वाला। तो जब ये थीटा है तो संपूर्ण चक्कर आपके पास 360 का होगा, तो 360 डिग्री माइनस जीरो माइनस माइनस थीटा, ये होगा आपके पास क्या, दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण। तो ये आएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा, 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो ये रहेगा आपके पास। तो इसको आपने बहुत ध्यान में रखना है। और कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, ताकि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर पाऊं, अलग से वीडियो लाऊं और आपके डाउट्स जो है वो क्लियर हो पाए। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को थोड़ा सा बूस्टअप कर लेते हैं अपना। तो नेक्स्ट जो है वो है आपके पास वृत्तखंड। अब ये वृत्तखंड क्या है, तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना रखा है आपके पास। तो यहाँ पे ये वाली चाप कौन सी है, सॉरी ये कौन सी है, लघु चाप। कौन सी है, लघु चाप, ए पी बी। तो ये लघु चाप है और ये वाली कौन सी है आपके पास, दीर्घ चाप है। ये आपके पास दीर्घ चाप है, यानी कि आपके पास ये तो वैसा ही बन गया जैसे त्रिज्याखंड था। अगर ये हम बात करें ओ ए बी की, तो ये बन गया आपके पास। तो यहाँ पे जो ये वाला क्षेत्र होगा आपके पास, यानी कि ये ए बी क्या है आपके पास, ये तो जीवा है। तो यानी कि जीवा व चाप के बीच का क्षेत्र, चाप के बीच का क्षेत्र, बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है आपके पास, वृत्तखंड कहलाता है। अब यहाँ पे भी दो बातें होती है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु चाप, यहाँ पे ये ए पी बी क्या है आपके पास, लघु चाप छोटी चाप है, और ये के मान लो यहाँ पे। तो लघु चाप और जीवा के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, क्या होगा ये होगा आपके पास लघु, ये वाला क्या हुआ, ये आपके पास लघु वृत्तखंड। और जो आपके पास दीर्घ चाप और जीवा के बीच का क्षेत्र होगा वो होगा आपके पास दीर्घ वृत्तखंड। तो मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलो अब हमने क्या निकालना है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा, तो मैं यहाँ पे एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो ये तो आपके पास त्रिज्याखंड हो गया पूरा। तो त्रिज्याखंड में से ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये क्या हो गया आपके पास, वृत्तखंड हो गया। तो कैसे निकलेगा ये आपके पास, ओ ए बी मान लो ये, और ये पी मान लो। तो कैसे निकलेगा आपके पास लघु लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास लघु त्रिज्याखंड है उसमें से क्या घटाना पड़ेगा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा, तभी तो आपको ये मिलेगा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, ये होगा आपके पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस
माइनस आपके पास रहेगा त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या है आपके पास, तो ये आया आपके पास लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये बन गया आपके पास लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसी तरह आपने क्या निकालना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो यहाँ पे जब थीटा है तो ये वाला कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 360 माइनस थीटा। तो ये बनेगा आपके पास 360 माइनस थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो ये सारे कंसेप्ट आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से नोट करें ताकि आपको समस्याओं का सामना ना करना पड़े और आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाए। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपके पास ये वाला, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आप छोटी क्लासों से सीखते आ रहे हो कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने ये एक वर्ग बना दिया ए बी सी डी और यहाँ पे प्रत्येक कोण समकोण है और प्रत्येक भुजा भी बराबर है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, भुजा का वर्ग। क्या लिखेंगे, भुजा का वर्ग, और इसको लिखेंगे वर्ग मात्रक, यानी कि जो यूनिट रहेंगे आपके पास वो उसमें आपने स्क्वायर जरूर लगाना है। तो ये आपके पास अब आयत का क्षेत्रफल आएगा क्योंकि ये वर्ग का था, भुजा का वर्ग, तो इसको भी नाम दे दो ए बी सी और डी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आपके पास लंबाई है और ये वाली चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आयत का, ये आएगा आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और यहाँ पे यूनिट रहेंगे वर्ग मात्रक। ये आपने ध्यान रखना है बिल्कुल। तो क्षेत्रफल क्या आ गया आयत का, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसी तरह समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास, ये आधार है और ये ऊंचाई है, यानी कि आपके पास शीर्ष लंब है, ये आपके पास शीर्ष लंब है। तो क्षेत्रफल क्या आ गया आपके पास समांतर चतुर्भुज का, ये होगा आधार गुणा शीर्ष लंब, आधार गुणा शीर्ष लंब। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको याद आ रही होगी। तो ये आप अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखे ताकि आपके कंसेप्ट को बूस्ट अप मिल सके और आपकी नॉलेज जो है वो एनहांस हो सके। तो छोटी छोटी चीजों से मिलकर ही मैथमेटिक्स स्ट्रांग होता है। तो आप अपने बेसिक्स क्लियर करते रहो साथ साथ। तो चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास समकोण त्रिभुज। तो आपको सबको पता है कि समकोण त्रिभुज क्या होता है आपके पास। समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण आपके पास समकोण यानी कि 90 डिग्री का हो और बाकी जो दो कोण हो आपके पास न्यून हो। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, ये होगा 1/2 गुणा आधार गुणा शीर्ष लंब, ये आपके पास। तो ये आपने ध्यान में रखना है, 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब होता है आपके पास समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव करते हैं। वो है आपके पास समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको सबको पता है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ये छोटी क्लास में सीखते आ रहे हो आप। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है आपके पास, बराबर होती है। तीनों भुजा की लंबाई कैसी होगी आपके पास, बराबर होगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आपके पास, इसका क्षेत्रफल होगा आपके पास √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और ये किसका है, सिर्फ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलो ये बातें आपने सीख ली है और ये
मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी आ रहा होगा ये। अब हम बात करेंगे कि मान लो ये वाला कोण आपके पास थीटा है। वैसे तो ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होगा, परंतु अभी मान लेते हैं कि ये क्या है, आपके पास थीटा है। चलो यहाँ अलग से ड्रॉ करता हूं मैं। यहाँ पे मैं एक समबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ। ये मैंने एक समबाहु त्रिभुज बना दिया और इसको नाम दिया मैंने ए, बी और सी। थोड़ा सा और हम पढ़ेंगे इसको। यहाँ पे आपके पास ये मान लो ये एक वृत्तखंड है, ये छोटा सा टुकड़ा आपके पास वृत्तखंड है, और ये वाला जो त्रिभुज है एबीसी आपके पास समबाहु त्रिभुज है। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, यानी कि वृत्तखंड, यानी कि ये लघु है तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा ये, इसके लिए आपको मैंने वहां फॉर्मूला बताया था अभी पीछे, जब पिछले पेज पर, कि क्या लिखेंगे हम, यानी कि पहले हम पूरे इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस है आपके पास बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यानी कि आपने त्रिज्याखंड में से ये समबाहु त्रिभुज घटा देना है, तो आपके पास क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको वृत्तखंड। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या था, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है इतना समझ आया होगा आपको। तो दीर्घ, ये तो लघु का था, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो वहां पे थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो थीटा घटा देंगे हम यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास किसका, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपने इन कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अपनी नोटबुक पर नोट करना है, बार बार रिवाइज करना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, जो हमने ये अभी तक कंसेप्ट को सीखा है, इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो पहले आपने क्या करना है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, इन कंसेप्ट को अच्छे से सीखना है, फिर वहां पे इम्प्लीमेंट करने में हमें ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।